हाल से प्रशांत हमारे दर्शक फोन लाइन पर हैं। प्रशांत, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल आपका? बस बढ़िया मैम। बताइए, आपने किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? मैम मेरे पास ग्लैंड फार्मा के 50 स्टॉक्स हैं, ओके, 1200 के रेट पे। लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा। 1200 के रेट पर ना? जी। लॉन्ग टर्म व्यू है। चलिए अविनाश जी, ग्लैंड फार्मा 1200 का भाव, लॉन्ग टर्म का व्यू बनता है इनका। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए फार्मा सेक्टर में ये एक ऐसी कंपनी है जो अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद थोड़ा सा इनका परफॉर्मेंस वोलेटाइल हो चुका था। पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिली है। मैनेजमेंट ने भी कहा है कि FY25 की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पिछले साल के हिसाब से काफी अच्छी रहेगी। मेरे ख्याल से देखिए ऑलरेडी ये इन द मनी है, काफी अच्छा पैसा बना है, बट मेरे ख्याल से इसमें एक दो और क्वार्टर ग्रोथ मोमेंटम कैसा पैन आउट होगा वो देखना पड़ेगा, बट फिलहाल तो ये होल्ड कर सकते हैं। हमारा हिसाब से करीबन 1900-1950 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है, तो तब तक होल्ड करें। टाइम फ्रेम मेरे ख्याल से आपको 12 से 15 महीना देना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा इश्यू है वो चाइना फैक्टर को लेके है। इनका जो पेरेंटेज है वो चाइना का है। काफ़ी टाइम से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि शायद कंपनी मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी, यहाँ पे कोई इंडियन कंपनी टेक ओवर करेगी, तो ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है, बट होने की डेफिनिटली पॉसिबिलिटी। तो 12 से 15 महीने की पोज़ीशन के साथ यहाँ पे होल्ड करें, करीबन 1850-1900 का नियर टर्म का टारगेट है, तब तक होल्ड करें, उसके बाद हम इसको फ्रेश रिव्यू करके आपको बता दें। वो अपने साथ जोड़ते हैं नारायण साहू जी, हमारे साथ हैं कोलकाता से। नारायण जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार सर। सर मेरा दो सवाल था। मेरा पास डीसीबी बैंक है 148 की भाव पे। कितना कितने? 148? 148। ठीक है। 315 शेयर है। ठीक है। और आईओबी है 76.91 में 200 शेयर है। ठीक है, ये आईओबी का और भाव हम थोड़ा अपडेट करेंगे। ये 69 रुपए पे इन्होंने लिया हुआ है और 76.91 है। हाँ, चलिए 77 रुपए के भाव पे सर आपने ये। और एक सवाल था मेरा। जी जी इको बैंक है, इको बैंक है जी। 62 रुपीज भाव में, मेरे पास 1100 शेयर है। ठीक है। तो इसका यूको क्या? बैंक 62 रुपए पे, मतलब सारे आपके जो स्टॉक हैं वो आपने ऊपरी स्तरों पर यहाँ पर खरीदारी लगभग की हुई है। चलिए इस पर हाँ एक सर। राय देने की नज़रिया आपका लॉन्ग टर्म का है? हाँ, मेरा 6 से 1 साल का है, लॉन्ग टाइम का है। ठीक है ठीक है। अविनाश सर, डीसीबी बैंक 148 के भाव पे, यूको बैंक 62 रुपए के भाव पे और आईओबी 77 रुपए के भाव पे, ये तीन स्टॉक इनके हैं। तीनों स्टॉक जो है इन्होंने ऊपरी स्तरों पर खरीदारी की है। बताइए क्या रणनीति रखनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए बैंकिंग सेक्टर में पीएसयू का जो सेगमेंट है, हमको लग रहा है कि आने वाले 1.5-2 साल में आपको अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। अगर यूको बैंक की बात करें तो मुझे लग रहा है कि बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग हो चुका है। इन्होंने अभी रिसेंटली एक क्यूआईबी किया था। उसके बाद मेरे ख्याल से बैलेंस शीट और भी अच्छी रहेगी, क्योंकि टायर 1 कैपिटल एनहांस हो जाता है। अगर हम आईओबी की भी बात करें तो देखिए आईओबी ने भी एसेट क्वालिटी पे बहुत अच्छा फोकस किया है। ये बैंक एक ज़माने में 25-26% की एसेट क्वालिटी एन्जॉय करती थी, जो अभी काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम हो चुका है। मेरे ख्याल से देखिए इनको 6 से 12 महीने नहीं, बट कम से कम साल, 1.5 साल या टिपिकली 2 साल का व्यू लेना है, क्योंकि अभी बैंकिंग सेक्टर में ऑलरेडी सारे पीएसयू बैंक्स के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा भाग चुके हैं, और अभी इन लेवल से अगर नेक्स्ट रेटिंग आएगा, तो वो ऑब्वियसली नई गवर्नमेंट आने के बाद जो बजट आएगा, उसमें जो गवर्नमेंट अनाउंस करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रेलवे, डिफेंस, तो ये जो फंडिंग आएगी, ये बैंकों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी देगा। प्लस अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, तो हाउसिंग फाइनेंस का जो सेगमेंट है, वहाँ पे इन कंपनीज़ को बैंक्स को काफ़ी फ़ायदा मिलना चाहिए। तो नज़रिया थोड़ा-सा लंबा रखिए, कम से कम 1.5 साल का नज़रिया अगर ये रखते हैं, तो मेरे ख्याल से इनको कोई डरने की बात नहीं है। ये सारे अच्छे वेल एस्टेब्लिश्ड बैंक्स हैं। टाइम फ्रेम थोड़ा आपको लंबा देना यहाँ पे ज़रूरी रहेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट करना शायद डिफिकल्ट होगा। लूंगी बजाज फाइनेंस, इन्होंने 6799 के भाव पर जो है लिया हुआ है। मेरे साथ फ़ोन लाइन पर नहीं है अविनाश, इसीलिए मैं और जानकारी इनके खरीद के ड्यूरेशन को लेकर नहीं जानती हूँ, लेकिन 6799 के भाव पर बजाज फाइनेंस कितना और समय दे सकते हैं इसको? देखिए मेरे ख्याल से बजाज फाइनेंस में इन्होंने अगर पोजीशन ली है, तो मैं समझता हूँ कि अगले 12-18 महीने का व्यू लेके काम करिए। एनबीएफसीज में देखिए बजाज फाइनेंस एक वेल एस्टेब्लिश्ड फ्रेंचाइज है, इनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हमको ये भी बात भूलना नहीं चाहिए कि अभी कंपटीशन बढ़ रहा है। जियो फाइनेंस आने के बाद इस इंडस्ट्री में
बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन और कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है। हालाँकि ये काफ़ी वेल कैपिटलाइज़्ड है, तो नज़रिया अगर ये 12-15 महीने का रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि 7,300 था 7,400 का एक प्राइस टारगेट मान के चल के ये यहाँ पे पोज़ीशन होल्ड करे। बट डेफ़िनेटली टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए क्योंकि शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड या कोई बड़ा ट्रिगर है जिससे कि इमीडिएटली कोई री-रेटिंग होगी। बट इन्होंने थोड़ा-सा ऊपरी लेवल पे ज़रूर लिया है। मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करें और 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे पोज़ीशंस मेरे ख्याल से अच्छे रिस्क रिवॉर्ड इनको देने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये नज़रिया फिलहाल आपके स्टॉक पे यहाँ पर बने रहने की सलाह, और यहाँ पर भी आपको बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ स्टॉक को ट्रैक करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ सवाल ज़रा यूट्यूब से भी ले लेते हैं। और एक दर्शक हैं वरुण ठाकुर, और इनका सवाल एनबीसीसी पे है। इन्होंने जो बाइंग स्टॉक की है वो 143 के भाव पे की है, फिलहाल के भाव से काफ़ी ऊपर। 616 स्टॉक इनके पास हैं। आगे का नजरिया जानना चाहते हैं। मैं अविनाश सर आपके पास ही आना चाहूंगा। 143 की बाइंग है एनबीसीसी, वरुण को जरा सलाह दीजिए। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए एनबीसीसी की सबसे बड़ी पॉजिटिव है कि ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। अगले 1.5-2 साल की विजिबिलिटी है। कंपनी ने बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन दिखाया है। तो मेरे ख्याल से अगर इनका नज़रिया कम से कम साल, 1.5 साल का है, तो यहाँ पे निवेशित रहिए। हो सके तो थोड़ा-सा एवरेज कर लीजिए क्योंकि उनकी बाइंग प्राइस थोड़ी-सी ऊपरी लेवल की है। बट मैं समझता हूँ कि ईपीसी कंस्ट्रक्शन में, रियल एस्टेट में जो एनबीसीसी काम कर रहा है, प्लस गवर्नमेंट के ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स एनबीसीसी को मिलते हैं। तो यहाँ पे डेफ़िनेटली डिमांड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्ज़ीक्यूशन भी अच्छा हो रहा है। तो थोड़ा-सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए। मेरे ख़्याल से अगर ये साल, 1.5 साल यहाँ पे निवेशित रहते हैं, तो नॉट ओनली इनकी कॉस्ट प्राइस बट अच्छा मुनाफ़ा भी ये कमा सकते हैं। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय, पैनिक में बेच ना दे क्योंकि ये स्टॉक डेफ़िनेटली आगे री-रेट होगा बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा। एक बार फिर से लेते हैं जो हमारे दर्शक लगातार पूछ रहे हैं। हमारे एक दर्शक है संदीप, और इनका सवाल है कि एनएचपीसी और आरवीएनएल में आखिर क्या किया जाए, बहुत लॉस हो रहा है। जी हाँ, कल की गिरावट में बहुत सारे कंसर्न इन सारे स्टॉक्स को लेकर नजर आए, खासतौर पे सरकारी कंपनियों को लेकर। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अच्छी उछाल जो है वो नजर आ रही है एनएचपीसी में, आरवीएनएल, आईआरएफसी। ये तीन स्टॉक्स पर अविनाश जी जरा नजरिया दीजिए। एनएचपीसी, आरवीएनएल, आईआरएफसी में अब क्या रणनीति होनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए एनएचपीसी की अगर हम बात करें या आईआरएफसी की तो मुझे लग रहा है कि दोनों काफ़ी वेल पोज़ीशन्ड है। आईआरएफसी में मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि जैसे ही इलेक्शंस खत्म होते हैं, नया बजट प्रेज़ेंट होता है, तो रेलवेज़ को लेके काफ़ी बड़े अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट करेगी और गवर्नमेंट ने फ़ोकस रेलवे का इसलिए भी किया है क्योंकि नॉट ओनली रेलवे प्लेटफ़ॉर्म्स बट जो रेलवे का रोलिंग स्टॉक है, प्लस जो नई गाड़ियाँ हैं, वहाँ पे काफ़ी बड़ा कैपेक्स वो अनाउंस करने वाली है। और जैसे सभी को पता है कि 40% जो कैपेक्स रेलवे का होता है वो नौ आरएफसी फंड करता है। तो ये डेफिनिटली आईआरएफसी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी रहेगी क्योंकि अगर आउटले बढ़ता है तो आईआरएफसी को भी डेफिनिटली इसमें रेवेन्यू शेयर ज़्यादा मिलेगा। प्लस ये कंपनी के पास अच्छे टैक्स बेनिफिट्स है जिससे कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी नेट लेवल पे भी काफ़ी अच्छी आती है। तो आईआरएफसी काफ़ी ऊपरी लेवल से गिरा है। मेरे ख्याल से 125 130 में भी अगर कोई खरीदता है तो मैं समझता हूँ अगले साल, सवा साल में अच्छी खासी अपसाइड आपको मिलेगी। और प्रशांत जी दूसरा स्टॉक कौन-सा था? आरवीएनएल सर, आरवीएनएल। देखिए आरबीएनएल मुझे लग रहा है कि ऑर्डर बुक की पोजीशन देखें तो बहुत तेजी से इनका ऑर्डर बुक बढ़ रहा है। स्टॉक ऊपरी लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे भी मैं यही यही कहूँगा कि रेलवेज़ का ग्रोथ पोटेंशियल देखते हुए यहाँ पे अगर 1.5-2 साल का नज़रिया कोई रखता है, तो ही इसमें अच्छा पैसा बनेगा क्योंकि निचले लेवल से ये स्टॉक बहुत भाग चुका है। ये भी एक रेलवे कनेक्टेड स्टॉक है, तो यहाँ पे अगर आपकी पोजीशन ऑलरेडी है, तो मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट 12 टू 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम दे दीजिए। नई इन्वेस्टमेंट के लिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा-सा इंतज़ार करिए, थोड़ा निचले लेवल पे आता है, तो खरीदने के मौके बनेंगे। बट येस लॉन्गर टर्म प्रॉस्पेक्ट्स डेफिनिटली लुक एनकरेजिंग क्योंकि ऑर्डर बुक कम से कम 1.5-2 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी कंपनी को दे रहा है। कॉलर जुड़ चुकी हैं सुप्रिया ठाणे महाराष्ट्र से। सुप्रिया नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहती हैं? सर मेरा एक शेयर होल्डिंग है लैटिस इंडस्ट्रीज के, कौन सा? जो कि मैंने बाय तो लैटिस LATTEYS इंडस्ट्री। लैक्टी। या LATTEYS। ठीक है।
सर मैंने इसके 51 शेयर्स होल्ड किए हैं अभी तक एट एवरेज प्राइस है इसका 40 रुपीज। अच्छा, कब आपने खरीदा था? सर ये लगभग अक्टूबर 23rd से। ठीक है, तो आपका नजरिया अभी तो काफी गिर गया है स्टॉक ये आपके यस भाव से। बट मेरा जो होल्डिंग है ये मैं लॉन्ग टर्म के पर्पज से होल्ड करना ठीक चाहती है, हूँ। लैटीज तो लैटीज इंडस्ट्रीज है फिलहाल। Yes. अगर मैं सही हूँ सुप्रिया जी, तो ये 16.25 के आसपास है अभी। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। लैटीज इंडस्ट्रीज, LATTEYS, जी हाँ, ये स्टॉक है। ऊपरी स्तरों पर खरीदारी इन्होंने लगभग 40 रुपए के आसपास रखी हुई है। चलिए अविनाश जी, अगर आप इस स्टॉक को ट्रैक करते हो तो ज़रा नज़रिया दीजिए। फिलहाल ये 16 रुपए के आसपास स्टॉक है। तो देखिए मेरे ख्याल से ये काफी लिक्विड काउंटर है और जितना भी मैं इस कंपनी के बारे में जानता हूँ, ये इंजीनियरिंग कंपनी है, सबमर्सिबल पंप्स बनाती है, लेकिन बहुत ही छोटी कंपनी, करीबन 91 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो देखिए ऐसे जो माइक्रो कैप्स होते हैं वहां पे न्यूज फ्लो इतना रेगुलरली आता नहीं है। तो मेरे ख्याल से देखिए अगर इन्होंने करंट प्राइस पे लिया है और इनका अगर रिस्क एपिटाइट है तो डेफिनेटली ये इन्वेस्टेड रह सकती है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट काफी अच्छा है। बट स्केलेबिलिटी बिज़नेस के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी मात्रा में लगेगी, क्योंकि काफ़ी बड़े प्लेयर्स भी ये स्पेस में हैं। तो मैं इनको यही कहूँगा कि अगर इनके पास कोई दूसरा विकल्प है, तो इसमें ज़रूर निवेश करें, क्योंकि ऐसी छोटी कंपनीज़ में मार्केट में हमने देखा है कि जब बिकवाली का प्रेशर आता है, तो बहुत तेज़ी से प्रेशर आता है और अभी तो हमने देखा है कि इस माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, एसएमई कंपनीज़ में बहुत भारी भरकम बिकवाली आ रही है। तो एटलीस्ट कम से कम अगले 3 से 6 महीने के लिए कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लगता नहीं है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई बड़ी रीज़नेबली बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी में अगर ये पैसा डाले, तो यहाँ पे अच्छा खासा इनको रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। माइक्रो कैप में थोड़ा-सा रिस्क फैक्टर मार्केट में अभी काफ़ी ज़्यादा है। ये कि कौन सा विकल्प हो सकता है इसके मुकाबले? देखिए, दूसरा विकल्प मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में जैसे हमने हमारा पसंदीदा स्टॉक आपके चैनल पे ऑलवेज़ कहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट 77 रुपीज़ में चल रहा है। उसके बाद अगर ये चाहे तो मेरे ख्याल से कैपिटल गुड्स में एक्शन कंस्ट्रक्शन कंपनी है। उसके बाद अगर ये चाहे तो सीमेंट में इंडिया सीमेंट्स नाम की कंपनी है। ये काफ़ी अच्छे विकल्प है। मुझे लगता है कि ये सेक्टर भी अच्छी तरह से चलेंगे और क्लियरली आपको अगर सस्ता स्टॉक चाहिए तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, इंडिया सीमेंट्स है। जो मुझे लगता है कि वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको भारी भरकम अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको अगले 12-15 महीने में देगा। ये जो कंपनी इन्होंने खरीदी है, मेरे ख्याल से इस पे कोई रिसर्च नोट नहीं है, इसमें कोई कंपनी की मैनेजमेंट कमेंट्री नहीं है, एनालिस्ट कॉल नहीं है। तो ऐसी कंपनीज में जब आप निवेश करते हो तो रिस्क काफ़ी बड़ा होता है।